ऑलराइट, हाय गाइस। सो आज हम जानेंगे बैंकिंग बेसिक्स के बारे में। सो वेलकम टू बिल्कुल बेसिक। बैंक्स क्या होते हैं? बैंक्स आप सबको पता है क्या होते हैं, जो आपका पैसा लेके सेफ रखते हैं, राइट? तो किस तरह के बैंक्स होते हैं, किस तरह के बैंक्स में हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए, किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे इंटरेस्ट मिलता है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दो तरह के बैंक्स मेजरली होते हैं। पहले होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक वो होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, किसी प्राइवेट एंटिटी। तो क्या एग्जांपल हो गए? जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हो गए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। और जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो कौन से हो गए? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक। ये सारे बैंक्स होते हैं नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक्स। तो दो अलग अलग बैंक हैं, तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है। नेशनलाइज्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये लोगों के भले के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। जैसे कि गांव में एग्रीकल्चर में लोन लेने के लिए, या फिर रीच बढ़ाने के लिए, ताकि सबके बैंक अकाउंट्स हो। तो ये आपको इनकी ब्रांचेस जो हैं वो गांव गांव में मिल जाएंगी नेशनलाइज्ड बैंक की। जैसे एसबीआई की ब्रांच आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगी, राइट? अब नेशनलाइज्ड बैंक में ये प्रॉब्लम है कि इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, थोड़ा स्लोअर होते हैं प्रोसेस करने में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट लाइक। तो बट आप ये कह सकते हो कि नेशनलाइज्ड बैंक आर मोर सेफ देन जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं। प्राइवेट बैंक्स का एम क्या है? क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड है, तो इनका एम किसी भी कंपनी की तरह इनका एम है प्रॉफिट कमाना। बट ये एडवांटेज क्या देते हैं आपको? कि ये फास्टर प्रोसेसिंग देते हैं, जल्दी आपका अकाउंट खोल देंगे। बेचने में आपको अग्रेसिवली दे विल सेल यू। प्रोसेसिंग इनकी फास्टर होती है, बट ये थोड़े लेस सेफ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टोटली सेफ नहीं है। एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, इस तरह के बैंक्स यूजुअली फेल नहीं होते। बट प्राइवेट बैंक्स ही वो बैंक्स हैं जो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। जैसे अभी यस बैंक में एक केस आया था, यस बैंक का केस आया था। तो यस बैंक नॉट एग्जैक्टली फेल हुआ था, बट उसमें स्कैम हुआ था, तो देयर वर वेरियस इश्यूज। तो बेसिकली नेशनलाइज्ड बैंक ज़्यादा सेफ हैं, बट प्राइवेट बैंक्स भी अगर बड़े बैंक हैं तो दे कैन बी कंसिडर्ड सेफ। एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई आर क्वाइट सेफ। तो ये थे बैंक्स। अब आपने ये तो फाइनलाइज कर लिया कि कौन से बैंक में आपको अकाउंट खोलना है। लेट्स से आपने कहा कि मैं एसबीआई में जाके अकाउंट खोलता हूँ, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अकाउंट खोलना है? तो बैंक अकाउंट होना इज मैंडेटरी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पैसा ग्रो करना है, या इन्वेस्ट करना है, या स्टॉक्स खरीदने हैं, या कुछ भी करना है, तो आपको एक बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो किस तरह के अकाउंट होते हैं और कैसे हम अकाउंट खोल सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट होता है इंडिविजुअल्स के लिए। ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल हैं। सैलरी अकाउंट भी सेविंग बैंक अकाउंट होता है, जिसमें आपकी सैलरी आपकी कंपनी हर महीने डालती है, वो भी सेविंग अकाउंट है। अब सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ बैंक्स कहते हैं कि इतना आपको मिनिमम बैलेंस रखना है महीने का। अगर उससे कम हुआ आपका बैलेंस अकाउंट में, तो वो आपके कुछ कोई चार्जेस आपके अमाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है। आपको ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है? अब और किस तरह के अकाउंट होते हैं? एक अकाउंट होता है कंपनी अकाउंट, या करंट अकाउंट। कंपनी अकाउंट यूजुअली बिजनेसेस के लिए होता है, या किसी ने अगर आपने कोई कंपनी खोलनी है, कोई बिजनेस खोलना है, उसके लिए होता है। इसमें फर्क ये होता है कि आप इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई दुकान खोली, राइट? तो आप एक एक करंट अकाउंट ले लोगे कंपनी के लिए, उसमें आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हर कोई आ रहा है, आपके पास यूपीआई लगी हुई है, हर कोई आ रहा है, कोई आपको 1 रुपया पे कर रहा है, कोई आपको 20 रुपये, कोई आपको 500 रुपये।
तो वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है उसमें बैंक स्पेशली उसी के लिए है। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप वो ट्रांजैक्शन लोगे तो बैंक कुछ टाइम के बाद आपको वार्न कर देगा कि भाई आपके सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसके लिए आपको आप करंट बैंक अकाउंट खुलवाओ। ठीक है, तो ये तो दो तरह के अकाउंट हो गए, सेविंग बैंक और करंट बैंक। तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो तो आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कुछ बैंक 2 से 3% का इंटरेस्ट देते हैं, कुछ बैंक ज्यादा भी देते हैं। अब 2 से 3% का जो इंटरेस्ट है ये आपको पर ईयर मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए हैं, आपने 1,000 रुपए रखे हुए हैं और आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। 30 रुपए पूरे साल का। और महीने का कितना मिलेगा, 2.5 रुपए। ये 1,000 रुपए का इंटरेस्ट लेके अगर आपका 1,000 रुपए का बैंक बैलेंस है तो 2.5 रुपए आपको मान के चलो कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ। ठीक है, अब कुछ बैंक्स ऑफर ऑफर निकालते हैं कि जैसे हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे, और लोग उस चक्कर में उनमें अकाउंट खुलवा लेते हैं। बट वहां पे कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो वो 6% का इंटरेस्ट ऐसे नहीं मिलता कि आपने कुछ भी अमाउंट जमा करा ली उस पर 6%, नहीं। पहले 1 लाख पे आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख से लेट्स से कुछ अमाउंट तक, 1 करोड़ तक आपको 6 या 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और उससे ऊपर फिर आपको 5% का इंटरेस्ट, ऐसे स्लैब्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो रिकमेंडेड है कि आप ऐसे ही बैंक्स में खुलवाओ जहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। और भी कई सारे बैंक्स हैं जो आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, बट आपको ये स्लैब्स जानना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए जमा करा है बैंक में जिसमें 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले 1 लाख रुपए पे आपको 3% का ही मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा जितनी अमाउंट होगी, जैसे आपने 2 लाख जमा करा है तो 1 लाख पे तो आपको 3% का मिलेगा, बाकी 1 लाख पे आपको 6% या 7% जो बैंक क्लेम कर रहा है वो मिल। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंट में आपको इंटरेस्ट आता है। हर मंथ आपका इंटरेस्ट आप ही के अकाउंट में जमा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, बैंक जमा कर देगा। ये सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में था। जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब भैया उसमें आप 1 रुपए का ट्रांजैक्शन, 50 पैसे का, 2 रुपए का, 20 रुपए का ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो मेरे को चेकबुक भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, और फिर बैंक से इंटरेस्ट भी मांगोगे क्या? तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये अकाउंट जो करंट बैंक अकाउंट होता है ये होता है बिजनेसेस के लिए। ठीक है, अब और भी कुछ तरह के अकाउंट होते हैं, जैसे डीमैट अकाउंट हो गया। अब डीमैट अकाउंट पे हम बाद में जाएंगे, इसमें डिटेल में समझेंगे। डीमैट अकाउंट वो होता है जो आपको स्टॉक्स लेने के लिए, अगर आपको स्टॉक्स लेना है, या FNO में अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। और भी कुछ तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट हो गया, जिसमें आप पैसा जमा कराते हो और कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करके रख देते हो। इसमें भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें भी अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RD अकाउंट बोलते हैं इसको, जिसमें आप हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा जमा कराते हो और वो लॉक रहता है कुछ पीरियड के लिए। ये भी अभी आगे आएगा। दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स। फिर आगे आपके लोन अकाउंट, जब आप कोई लोन लेते हो तो आपका अलग से एक अकाउंट खुलता है जो कि लोन अकाउंट होता है। अभी हम फोकस करेंगे सेविंग और करंट बैंक अकाउंट के बारे में। तो इन इसको खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहे हो, आप इंडिविजुअल हो या आप बच्चे हो, तो आप एज अ माइनर भी अकाउंट खोल सकते हो विद योर गार्जियन। अपने मदर या फादर के साथ आप एक माइनर अकाउंट भी खोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो। ये लेके आप बैंक के पास जाओ। बट एक्चुअली आपको बैंक के पास जाने की जरूरत भी नहीं। आजकल ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाओ जो आपको दिख रही होगी, वहीं पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप ऑनलाइन अकाउंट खोलो, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और आपका अकाउंट, वीडियो KYC होती है, और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। KYC क्या होती है? KYC इज नो योर कस्टमर। बैंक जब आपका अकाउंट खोल रहा है तो उसका पूरा हक है कि वो आपको जाने,
कि भैया कौन हो आप जो मेरे बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो और पैसा जमा कराओगे या पैसा निकालोगे। तो वो नो योर कस्टमर को केवाईसी बोलते हैं। केवाईसी का मतलब ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो, और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराओ, ताकि बैंक आपको जान पाए। फिर आप वहाँ पे, अगर बैंक में जाके कर रहे हो तो वहाँ पे आप साइन करते हो। और वो साइन ज़रूरी होता है क्योंकि वो साइन आपका मैच करना चाहिए जब आप कोई चेक काटोगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो साइन की जरूरत नहीं होती, बट जब आप कोई चेक काट रहे हो बड़ी अमाउंट का, तो वो साइन आपने जो बैंक में दिया है वो मैच करना चाहिए, तो साइन भी जरूरी है। सेविंग बैंक अकाउंट में तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए थे। अब अगर आप कंपनी का कोई कोई करंट बैंक अकाउंट खोलते हो, उसमें क्या चाहिए? उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट, बट कोई कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए। उसमें आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया हुआ है तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो जीएसटी चाहिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो। ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि भैया ओके, इस बैंक में मेरे को अकाउंट खुलवाना है, कौन सा अकाउंट खुलवाना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि बैंक काम कैसे करता है। अब आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपने उसमें पैसे जमा करा दिए, तो बैंक को अपना प्रॉफिट तो कमाना है। बैंक क्या करेगा? बैंक उसी पैसे को दूसरों को लोन देगा। तो जिनसे जिनके पास पैसा है उनसे लेके जिनको पैसा चाहिए उनको देने का काम करता है एज अ मिडल मैन। बैंक आपको तो, आपने पैसा जमा करा दिया सेविंग बैंक अकाउंट में, आपको मिल रहा है 3% इंटरेस्ट। अब बैंक देगा उसको लोन पे। लोन पे जब वो देगा तो कई तरह के लोन होते हैं। हाउस हाउस लोन हो गया, होम लोन, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल्स के लिए लोन हो गया, टू व्हीलर कार्स के लिए, फिर पर्सनल लोन हो गया। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आपको, तो वो 3% दे रहा है, बट वो जो जिसको लोन दे रहा है उससे चार्ज करेगा होम लोन में फॉर एग्जाम्पल 8%, टू व्हीलर में 18-19%, और ऐसे ही करके पर्सनल लोन में 14-15%। तो उनसे वो ज़्यादा चार्ज करता है, तो उससे उसका इनकम होती है, उससे वो प्रॉफिट कमाता है। और वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बेचता है, उसमें भी आएंगे बाद में डिटेल में। और वो कुछ फीस और चार्जेस भी लगाता है जिससे उसकी इनकम होती है। तो ये बेसिक था कि बैंक एक्चुअली में पैसे कमाता कैसे है। तो आप जो पैसे जमा करा रहे हो वो आगे देगा लोन पे, तो उससे पैसे कमा। अब जब आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी? जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो सबसे पहली फैसिलिटी आपको मिलती है वेबसाइट और ऐप की। आप ऐप डाउनलोड करके उस बैंक की रजिस्टर करके उसमें अपने अकाउंट के थ्रू आप उसमें लॉग इन करो, और उसमें आप अपना बैलेंस देख सकते हो, कभी भी स्टेटमेंट देख सकते हो, और सारी डिटेल्स देख सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अपना यूपीआई को अकाउंट से लिंक कर सकते हो। आप यूपीआई तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं है। तो एक बार आपका बैंक अकाउंट बन गया तो फिर आप पेटीएम डाउनलोड कर लो या गूगल पे डाउनलोड कर लो, अपने अकाउंट को उससे लिंक करके आप कहीं भी क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पैसे भेज सकते हो किसी के और के अकाउंट में, पैसे रिसीव कर सकते हो किसी और से अपने अकाउंट में। पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को बोलना है कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये डाल। अब उसके लिए आपको क्या क्या उसको चीज़ें देनी पड़ेंगी? उसको देना पड़ेगा अपना नाम जो आपके बैंक अकाउंट में है, अपना अकाउंट नंबर, अपना आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड यूनिक कोड होता है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट खुला है। एसबीआई में तो खुला है, लेकिन एसबीआई की कौन सी ब्रांच में, कौन से सेक्टर के, कौन से, वो पूरा एड्रेस होगा ना उसका, तो कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है, वो आईएफएससी कोड से पता चलता है। तो नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूजुअली इन तीन चीज़ों से, अगर ये तीन चीज़ें आप दे दोगे तो कोई भी आपके अकाउंट में पैसा जमा करा सकते। और ये चीज़ें देना सेफ होता है, मतलब इससे आपका कोई अकाउंट हैक नहीं होगा। अगर आप अकाउंट नंबर दे दोगे तो आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता कोई। तो अकाउंट नंबर आप दे सकते हो, अकाउंट नंबर देना रिस्की नहीं है। फिर दो चीज़ें बैंक कई चीज़ें और प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड। अभी हर अकाउंट के साथ आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा जिसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं। अब ये डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, इसको आप कई तरह से यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली एक तो जो इसका मेन पर्पस है, एटीएम में गए, एटीएम में डाला, पिन कोड डाला, अमाउंट डाली और पैसे निकाले। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो
एक तो एटीएम कार्ड का काम हो गया, फिर यही डेबिट कार्ड को आप ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है, या आपको कोई उसमें अगर आपको कोई अमेजोन से, मिंत्रा से, या कहीं और से कुछ मंगाना है, तो आप वो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड का फंडा ये है कि जितना आपके अकाउंट में है उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अकाउंट में 1,000 रुपए है तो 1,200 रुपए की शॉपिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेज हो गए आपको, बैंक अकाउंट के साथ क्या क्या मिलता है? वेबसाइट, ऐप, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मनी मनी ट्रांसफर आप कर सकते हो। कुछ बैंक्स लॉकर भी ऑफर करते हैं। अगर अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोला तो कुछ बैंक आपको लॉकर भी ऑफर करेंगे, ऑल्दो उसका अलग से चार्ज लेते हैं पर ईयर। बट वो लॉकर भी ऑफर करते हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। अगर किसी बैंक के पास लॉकर है तो आप लॉकर भी लें। लॉकर का क्या यूज़ है? लॉकर में आप जाके अपनी वैल्यूबल्स रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, अपने गोल्ड, और अगर आपके पास कुछ ऐसा ज्वेलरी है जो आप घर पे नहीं रखना चाहते तो आप वो लॉकर में रख सकते हैं। अब कुछ बैंक्स आपको होम बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। होम बैंकिंग सर्विस में बैंक आपके घर आके आपको कैश भी दे जाएंगे, और आपको अ, कोई और ट्रांजैक्शन करना है ले भी जाएंगे। स्पेशली ये उनके लिए होता है जो ओल्ड एज है। तो ओल्ड एज के लिए अगर आप बैंक नहीं आ सकते तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। अब ये तो था आपको बैंक अकाउंट के साथ क्या क्या मिलता है। अब आते हैं दो तरह के कार्ड। एक तरह के कार्ड की हमने बात की, डेबिट कार्ड। दूसरा कार्ड कौन सा है जो मेरा फेवरेट है? क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है जो कि आप एटीएम के लिए यूज कर सकते हैं, और आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे मैंने बताया। डेबिट कार्ड उतना पैसा यूज करता है जो आपके अकाउंट में पड़ा होता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, पैसा यूज करने पे कोई मंथली बिल नहीं आता। ऑन द अदर हैंड, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो सबसे पहले तो आपको ऐसे ही मिलेगा नहीं, वो एलिजिबिलिटी पे मिलता है। अगर आपकी कुछ इनकम है, अगर आप अपना इनकम प्रूफ दिखा सकते हो, अगर आपकी सैलरी है या आपका बिजनेस है, उसके बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी पे आपको वो कार्ड मिलता है। अब उसमें भी सेम है। आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। उसको भी आप एटीएम में यूज कर सकते हो पैसा निकालने के लिए, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। बट स्टिल आप उसको पैसा निकालने के लिए यूज कर सकते हो एटीएम में। जो क्रेडिट कार्ड है उसका बेसिक फंडा ये है कि वो एक तरह का लोन है। वो आपको 30 दिन के लिए, एक महीने के लिए एक लोन मिल रहा है कि आप अभी खर्चा कर लो, पेमेंट आप बाद में कर लेना। आपको जब स्टेटमेंट आएगा, बिल आएगा, वो 30 दिन बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा। आप अभी खर्चा कर लो पूरे 30 दिन तक, बट आप उसका बिल बाद में पे कर देना। अब ऐसा कोई क्यों करेगा भाई? अभी तो मेरे पास अकाउंट में पैसे नहीं है, बट मेरे पास अगले महीने की सैलरी आने वाली है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा। जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं बिल पे कर दूंगा। तो 30 महीने के लिए, 30 दिन के लिए आपके पास वो लोन है, और वो लोन आपको चुकाना है 30 दिन के बाद। अगर आप नहीं चुकाते हो तो आपको भारी इंटरेस्ट देना पड़ता है। भारी इंटरेस्ट मतलब बहुत भारी इंटरेस्ट। मतलब ये 30% से 40%, 45% तक भी जा सकता है आपका इंटरेस्ट, अगर आप लेट पेमेंट करते हो। आपको मिल कितना रहा था जब आपने पैसे जमा किए थे? 3% इंटरेस्ट मिल रहा था ना। अब देना जब पड़ेगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया तो 30%, 45% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 45% तक। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? आपने 1,000 रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन किया, नेक्स्ट मंथ आपने बिल नहीं दिया, तो आपको पेंडिंग अमाउंट जो है 1,000 रुपए, उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड आपको तभी लेना है या तभी यूज करना है जब आप श्योर हो कि आप नेक्स्ट मंथ उसका बिल ऑन टाइम पे कर दोगे। एक दिन का भी डिले होगा तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपकी ड्यू डेट 2 तारीख की है और आपने 2 तारीख के 12 बजे तक पेमेंट नहीं की, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब लोग लोग क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करते हैं? कुछ लोगों के बैंक में पैसे भी हैं फिर भी वो कार्ड यूज करते हैं। क्यों? क्रेडिट कार्ड यूज करने पे आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स।
ये रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं कि जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे उतने ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर हर क्रेडिट कार्ड का, हर बैंक का अलग अलग सिस्टम है, कितने अमाउंट यूज़ करने पे कितने आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के बेसिस पे आप शॉपिंग कर सकते हो, आप फ्लाइट्स ले सकते हो, आप टिकट खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो हर बैंकिंग साइट के साथ आपको जो क्रेडिट कार्ड की साइट होगी उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भैया मेरे 500 रिवॉर्ड पॉइंट है, इन 500 रिवॉर्ड पॉइंट में मैं ये चीज़ें ले सकता हूँ। इसमें एक अच्छा ऑप्शन भी होता है कि उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के आप अमेजोन के कूपन या फ्लिपकार्ट के कूपन ले सकते हो। आपने वो कूपन ले लिए, अगर आपके 500 पॉइंट है, लेट से आपको 250 रुपए के कूपन मिल गए, अब वो 250 रुपए के कूपन यूज करके आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा होता है, ऑल्दो आप सीधा रिवॉर्ड की साइट से भी खरीद सकते हो, बट ये बेटर ऑप्शन है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट कार्ड किसको लेना चाहिए? क्रेडिट कार्ड फ्री मनी नहीं है। फ्री का पैसा नहीं है कि भाई मेरी तो 5 लाख की लिमिट है तो उड़ाओ 5 लाख तक। नहीं, अगर आप वो अमाउंट अगले महीने पे कर पाओगे तब तो आप उसको यूज करो, अदरवाइज मत यूज करो। अब लोग सोचते हैं यार, क्रेडिट कार्ड है, मेरी 8 लाख रुपए की लिमिट है, मैं यूज कर लेता हूँ फेंक दूंगा, कौन देख रहा है, कौन आएगा, फोन आएगा, मैं फोन नंबर चेंज कर लूंगा। हाँ, इतना आसान नहीं है। जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसमें आपने अपना पैन कार्ड भी दिया है। अब पैन कार्ड देने से क्या होगा? पैन कार्ड देने से आपका सिबिल स्कोर, ये सिबिल स्कोर के बारे में भी डिटेल में जानेंगे जब लोन के बारे में जानेंगे, तो ये सिबिल स्कोर आपका रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर रिड्यूस हो गया तो आपको कहीं और से लोन नहीं मिलेगा। आपकी जो रेटिंग है वो खराब हो गई तो आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा, और दूसरा दूसरा क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आपको अब हमेशा ध्यान रखना है कि अपना सिबिल स्कोर हमेशा ठीक रखा जाए। और क्योंकि आपको लोन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आगे, कभी ना कभी सबको पड़ती है। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड तभी यूज करो जब आप उसको फुल अमाउंट फुल अमाउंट पे कर पाओ। इसमें एक और लूप होल है, क्रेडिट कार्ड वाले कहते हैं कि आप मिनिमम अमाउंट पे कर दो। आपका बिल आया 1,000 रुपए का, वो कहते हैं कि चलो 200 रुपये पे कर दो, विच इज द मिनिमम अमाउंट, बाकी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट लगा लो। तो इस केस में आपको लेट फी चार्जेस तो नहीं लगेंगे, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी वो 30 और 45%, 45% तक इंटरेस्ट आपको लग सकता है। तो कभी भी मिनिमम अमाउंट पे नहीं करनी, आपको अमाउंट पे करनी है क्रेडिट कार्ड की फुल। अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो एक चीज हमेशा याद रखो कि अमाउंट जब भी आप पे करोगे वो फुल में पे करना। ठीक है? तो ये कुछ बैंकिंग बेसिक्स थे जिनके बारे में आज हमने जाना। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स। बाकी लाइक करो ना करो वो आपकी मर्जी, बट ये वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, बाय, थैंक यू।